चीन से अब पाकिस्तान की तरफ मुड़ती हूँ। आपने एक इंटरव्यू में भी कहा था, आपसे पूछा भी गया था, जोशी जी का जो इंटरव्यू था, उन्होंने पूछा भी था आपसे कि ये गार्डियन का जो रिपोर्ट आया है कि भारत जो है वो पाकिस्तान में जाकर आतंकवादी, जिन्हें हम आतंकवादी कहते हैं लेकिन अभी पाकिस्तान ने या इंटरनेशनल कम्युनिटी ने उन्हें आतंकवादी नहीं कहा है, कि हमने वहां पर उनके घर में घुसकर मारा है। आपने भी कहा कि हम घुसकर मारेंगे, प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि सभी पत्रकार हो जाएं या फिर इंटरनेशनल एजेंसीज वो कह रहे हैं कि पुष्टिकरण हो गई है स्टोरी। मैं पाकिस्तान से यही अपेक्षा करता हूं कि आतंकवाद का सहारा लेकर यदि वह भारत को डिस्टेबलाइज करने की, अस्थिर करने की कोशिश करेंगे तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आतंकवाद पर काबू पाए पाकिस्तान, यदि पाकिस्तान को लगता है कि वह आतंकवाद पर काबू पाने में असमर्थ हैं, नहीं कर सकते हैं, तो पड़ोसी देश भारत है, उसका भी सहयोग प्राप्त करना चाहते हो तो भारत का सहयोग प्राप्त करें। आतंकवाद को रोकने के लिए भारत सहयोग करने को तैयार है। लेकिन वो तो कहते हैं कि आपने दरवाजे बंद कर दिए। और दूसरी चीज, हमारे वह पड़ोसी देश हैं और यदि उनकी मंशा साफ है कि आतंकवाद का सिलसिला बंद होना चाहिए, तो अकेले प्रयत्न करें, उसे समाप्त करें, या पड़ोसी देश भारत का सहयोग ले लें, दोनों मिलकर उसे समाप्त करें। क्यों नहीं समाप्त हो सकता? लेकिन ये उनकी मर्जी पर है। मैं एक सुझाव दे रहा हूं उनको। लेकिन रक्षा मंत्री के तौर पर आपने तो कहा कि हम घुस के मारेंगे। देखिए, आतंकवादियों को कम से कम यहां पर इस प्रकार की हरकत करने की इजाजत हम नहीं देंगे। भारत सीमा के अंदर या बांध कर चलिए, चाहे उसके लिए जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे, और सीमा पार भी। अब चलिए देखेंगे क्या होगा। क्योंकि इंटरनेशनल एजेंसीज वगैरह सब यही कह रहे हैं कि जो मस्कुलर फॉरेन पॉलिसी और मस्कुलर डिफेंस पॉलिसी, मतलब अग्रेसिवनेस जो है बीजेपी में, जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है और भी एग्रेसिव होते जा रहे हैं। आपके सबके बयान, मैं समझता हूं कि चाहे भारतीय जनता पार्टी हो अथवा बीजेपी लेड एनडीए की गवर्नमेंट हो, मोदी जी की लीडरशिप की, हम लोगों का कभी भी कोई रोल एग्रेसिव नहीं रहा है, कोई भूमिका एग्रेसिव नहीं रही है। हम लोगों की भूमिका जब भी रही है, जिस भी मुद्दे को लेकर रही है, पूरी तरह से बैलेंस रही है, संतुलित रही है। जी, एक तरफ वासुदेव कुटुंबकम जैसे आपने कहा था G20 के दौरान, और दूसरी तरफ विश्व गुरु भी। तो फिर ये दोनों चीजें एक साथ कैसे हो सकते? क्यों? वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम, द होल वर्ल्ड इज अ फैमिली। पूरा विश्व है, हमारा परिवार है, हम परिवार मानते हैं। और विश्व गुरु तो फिर वो मस्कुलर वाली बात आ गई। ज्ञान विज्ञान के मामले में भारत पहले जिस ऊंचाई पर था, भारत को हम उसी ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं। विश्व गुरु का यह मतलब यह होता है कि केवल अपना कल्याण करना, यह नहीं मतलब होता है, बल्कि हमारे पास जो भी ज्ञान और विज्ञान है उससे सारा विश्व लाभान्वित हो, जिस विश्व को हम अपना परिवार मानते हैं। उद्देश्य यही होता है। एक और बात जो अब रह गई है वो है पीओके की बात। वो भी आपके एजेंडा में है भारतीय जनता पार्टी में? एजेंडा वगैरह ऐसा नहीं, लेकिन पता नहीं, मैं व्यक्तिगत रूप से मैं कह सकता हूं, मैं व्यक्तिगत रूप से आश्वस्त हूं कि कश्मीर में जिस तरीके से हालात बदल रहे हैं, सामान्य हो रहे हैं, और कश्मीर जिस तरीके से विकास की राह पर आगे बढ़ चला है, इस संभावना को नकारा नहीं जा सकता है कि पीओके में रहने वाले लोग यह कहेंगे कि जल्दी से जल्दी हमको भी भारत में मर्ज कर दिया जाए, हम मर्ज होना चाहते हैं। यह उनकी ख्वाहिश होगी, ये उनकी इच्छा होगी, ये उनकी मुराद होगी कि भारत के साथ रहना चाहेंगे, वही मांग करेंगे, मेरा ऐसा पक्का विश्वास है। अब वैसे तो पीओके हमारा था, है और पीओके हमारा रहेगा। आप रक्षा मंत्री भी हैं और होम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, और कश्मीर में आपने दौर देखा है, एक पुराना दौर देखा है और आज का दौर। बहुत खराब दौर था, जमीन आसमान का अंतर है। और उस समय मैं जाता था बहुत सारे गृहमंत्री के रूप में भी लोगों से, क्योंकि उस समय सरकार थी मिलीजुली पीडीपी के साथ, लोगों से भी बहुत कोशिश की गई बातचीत करने की, ताकि यह सब सारी गतिविधियां बंद हों, अलगाववाद का रास्ता लोग छोड़ें। लेकिन उस समय बात नहीं समझ में आ रही थी, लेकिन धारा 370 समाप्त होते ही बात समझ में आ गई।
और उससे पहले का भी एक और दौर फिर था। अब इस समय कश्मीर अपने विकास की राह पर आगे बढ़ चला है। लोग ये महसूस करते हैं, वहां पर शांति है, अमन अमान का माहौल है। मैं राजनीति पर वापस आ जाती हूँ। जब आपकी पार्टी कांग्रेस मुक्त भारत की बात करती है, एक तरफ कांग्रेस मुक्त भारत, दूसरी तरफ आपकी पार्टी में इतने सारे कांग्रेसी शामिल हो गए हैं कि आपकी पार्टी और कांग्रेस में ज्यादा फर्क नहीं नजर आता, क्योंकि इतने कांग्रेसी दिखते हैं। देखिए, ऐसा है ना कि जो कांग्रेस में काम कर रहे थे उनको लगने लगा कि जिस उद्देश्य को लेकर कांग्रेस पार्टी बनी थी, अब वैसी कांग्रेस पार्टी नहीं रह गई है। यह कांग्रेस पार्टी अब परिवारवादी पार्टी हो गई है और वह लोग मानने लगे हैं कि इस देश का भला अब इस कांग्रेस पार्टी के रहते नहीं हो पाएगा और इस देश को शिखर तक ले जा सकती है कोई पॉलिटिकल पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी है, जो इस देश को एक विकसित भारत के रूप में स्थापित कर सकती है, तो भारतीय जनता पार्टी है। तो स्वाभाविक रूप से लोग हमारी पार्टी में आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि कांग्रेस पार्टी में जो लोग हैं सारे के सारे बुरे लोग हैं, ऐसा भी नहीं है। लेकिन दोनों बातें होती हैं। परिवार पर जो डिपेंडेंसी है उसकी वजह से उनका डाउनफॉल हुआ है, क्या ये आप मानते हैं कि कांग्रेस जो है वो परिवार के आगे देख ही नहीं सकती? क्या इस वजह से? थोड़ी ये कमजोरी तो है, इसे तो सबको स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन चाहे जैसा भी हो, नेतृत्व वही परिवार ही करेगा। लेकिन कांग्रेस के जो दिग्गज नेता है वो कहते हैं जब तक परिवार है तब तक कांग्रेस है, बिना परिवार के कांग्रेस नहीं हो सकती। तो परिवार ही तो कांग्रेस चला रहा है, इसलिए कांग्रेस की हालत ये हो रही है। और कांग्रेस के लोगों को समझ में आने लगा है, इसी कारण बहुत सारे कांग्रेस के दिग्गज भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। उन लोगों ने अपनी तरफ से सुधारने की कोशिश की, नहीं कांग्रेस सुधर पाई तो उनके पास कोई विकल्प शेष नहीं बचा, वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता उन्होंने स्वीकार की है। मुझे नहीं पता आपने वो वीडियो देखा है कि नहीं, क्योंकि एक वीडियो निकला था जहां पर राहुल गांधी को उनके पार्टी के ही कुछ नेता कह रहे थे, नेता या कार्यकर्ता कह रहे थे कि एक आप ही हैं जो मोदी जी का मुकाबला कर सकते हैं, क्योंकि आप ही हैं जो तानाशाही के खिलाफ लड़ सकते हैं। तो लड़ तो रहे हैं। तो लेकिन आप उनमें कोई लीडरशिप क्वालिटी नहीं देखते राहुल गांधी? अब उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, सबके बारे में टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। लेकिन हमें तो मतलब जर्नलिस्ट हो या फिर लोगों को तो लगता है कि बीजेपी रोज आरती उतारती होगी उनकी तस्वीर की कि जब तक राहुल गांधी बने रहेंगे आप लोगों के लिए तो प्रचार भी वही करते हैं। बने रहें, लेकिन देश में हेल्दी डेमोक्रेसी होनी चाहिए, इसके लिए कुछ ना कुछ प्रतिपक्ष की भूमिका निभाने वाले लोग भी तो होने चाहिए ना। लेकिन होंगे कहां से? आप सबको तो जेल में डाल रहे हैं, कह रहे हैं। कहाँ जेल में डाल रहे हैं? हम कहाँ? अरविंद केजरीवाल जी जेल में बैठे हैं। मान लीजिए हमने गलत हमारे कारण वह जेल चले गए, तो कोर्ट से उनको रिलीफ क्यों नहीं मिल जाती है? कोर्ट को भी कब्जे में ले लिया है हम लोगों ने। क्या कहना चाहते हैं? प्रतिपक्ष तो वही कह रहा है कि सारी जो संस्थाएं हैं उनको आपने अब तक तो वो निराधार बन गए हैं। ये बोलकर हिम्मत कर लें कि अदालत को भी कब्जे में ले लिया है भारतीय जनता पार्टी ने। ऐसा संभव है? टीएमसी जो है या आम आदमी पार्टी सभी कह रहे हैं कि आप डरा के रखते हैं, ईडी, आईटी, इनकम टैक्स हो जाए। मैं कहता हूं कि ईडी, आईबी, सीबीआई, ये सब सारे अपने काम सारी एजेंसी जो है कर रही है। भारत को भ्रष्टाचार मुक्त करना है, ये हमारे प्रधानमंत्री का संकल्प है। यदि सारी एजेंसी काम कर रही हैं, उनको लगता है कि एजेंसीज ने गलत तरीके से उन्हें फंसाया है, निराधार आरोपों के आधार पर उनको फंसाकर जो है जेल में डाला है, तो अदालत में तो उनको अदालत से संरक्षण प्राप्त हो सकता है। राजा जी, क्यों नहीं अदालत से राहत मिल रही है? इतने साल तक मतलब मिलियंस ऑफ केसेस। यदि संजय सिंह की जमानत हो सकती है तो उनकी जमानत क्यों नहीं हो रही है? अरविंद केजरीवाल की? मैंने अरविंद केजरीवाल की है, उसके पहले भी जो लोग भी जेल में बंद हैं, मनीष सिसोदिया वगैरह सबकी मैं कह रहा हूँ, क्यों नहीं हो रही? कविता जी भी जेल में है। कविता जी भी जेल में। तो फिर लड़ेगा कौन आपके खिलाफ? भाई न्यायालय पर भी लगता है उनका विश्वास नहीं रह गया क्या?
न्यायालय का जो भी फैसला होगा हमारे खिलाफ होगा, स्वीकार करेंगे हम। इसीलिए तो डर के मारे सभी आपकी पार्टी में आ रहे हैं, क्योंकि अगर आपकी पार्टी में आए तो फिर वॉशिंग मशीन, यही तो सब कह रहे कोई हैं। वॉशिंग मशीन नहीं है। एजेंसी को जो अपना काम करना है, एजेंसी अपना काम करेंगे।